नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रकाश के अंतर्गत आज ये दूसरा वीडियो है प्रकाश का। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि प्रकाश 2 भागों में कंप्लीट होगा, तो आज ये प्रकाश का अंतिम पार्ट होगा और इसमें भी अति महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने पहले पार्ट में प्रकाश के बारे में, प्रकाश से संबंधित दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में और कुछ प्रमुख सूचनाएं जो प्रकाश से संबंधित प्रारंभिक तथ्य थे उसको मैंने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के जो प्रमुख गुण होते हैं, जो प्रकाश के गुण होते हैं, जैसे प्रकाश का गुण अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश में विकर्णन होता है। इन सब गुणों से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस गुण का कौन सा उदाहरण है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो मैं उसी को बताऊंगा, मैं इसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा सबकी, वैसे ही थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा। बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग किताब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाती है। वो जो किरण होती है वो सीधी नहीं जाती है, उसका विचलन हो जाता है। इसी विचलन को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के जो प्रमुख उदाहरण है, अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में जो छड़ डूबी होती है सीधी, वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण ही। अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना होता है। सूर्योदय के बाद और पहले भी सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। और जल के तल पर पड़े सिक्के का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना भी अपवर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है। तो अपवर्तन के उदाहरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देखते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तथा तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वो जो प्रकाश की किरण होती है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सारी परीक्षाओं में चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर प्रकाश से उदाहरण आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण सबसे ज्यादा आता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका क्या होती है? देखिए, मृग मरीचिका एक प्रकार का भ्रम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर किसी रेगिस्तानी इलाके में खड़े हैं, मान लीजिए हम लोग थार मरुस्थल में खड़े हैं, तो वहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई पड़ता है। तो हम लोग अगर जहां खड़े हैं अगर उससे थोड़े दूर देखेंगे तो जैसे हमको लगेगा, एक भ्रम होगा कि वहां पर क्या है, वहां पर जल है, लेकिन जब उसके पास जाएंगे तो वहां पर भी रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। तो यही जो हमारा भ्रम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, सॉरी, इसी को मृग मरीचिका कहते हैं और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ये। कांच में आई दरार का चमकना। कांच में अगर दरार आ जाती है तो वो जो चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। इसके अलावा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप शरीर के अंदर की जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग इंडोस्कोप से। इंडोस्कोप का कार्य करना भी इसी पर आधारित है। और पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में गुजरती है तो धूल के कणों के कारण जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो विसरित हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है तथा सुबह और शाम को सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। ओके, अगला है व्यतिकरण। व्यतिकरण के जो उदाहरण है उनको आप लोग देख लीजिए। व्यतिकरण का एक प्रमुख उदाहरण है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना। साबुन के बुलबुले जो हमको रंगीन दिखते हैं वो व्यतिकरण के कारण ही होता है। और जल की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना भी व्यतिकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। ओके, चलिए, अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, जब श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है
तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसको हम लोग एक फार्मूला से देखते हैं जिसका नाम है विबग्योर। विबग्योर, ये जो विबग्योर है ये 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे वी से वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी होता है। ई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई से येलो, येलो मतलब पीला। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और आर से रेड, रेड माने लाल। ठीक है, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। इसमें सबसे कम विक्षेपण बैगनी रंग की होती है और सबसे अधिक विक्षेपण लाल रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे दूर है वो सबसे ज्यादा विक्षेपित होगा, हम लोग जानते हैं, सामान्य सा नियम है। और जो सबसे पास है वो सबसे कम विक्षेपित होगा, यानी बैगनी सबसे कम और लाल सबसे अधिक। चलिए अब हम कुछ और तथ्य देख लेते हैं। देखिए, वस्तुओं का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो तरंग की लंबाई होती है उसी पर क्या करता है, उसी पर वस्तुओं का रंग निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। ठीक है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? देखिए, लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों को संयुक्त रूप से प्राथमिक रंग कहा जाता है। इन तीनों रंगों का उपयोग रंगीन टेलीविजन जो होता है उसमें प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है द्वितीयक रंग। पीला, मैजेंटा और पिकॉक को द्वितीय रंग कहते हैं क्योंकि ये रंग 2 रंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पीला, लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बन जाएगा। और हरा और नीला को मिलाएंगे तो पिकॉक बन जाएगा। ये तीनों क्या है? द्वितीयक रंग हैं। अब हम अगले तथ्य पर आते हैं, प्रकाश से संबंधित मानव नेत्र। मानव नेत्र भी एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर उत्तल लेंस द्वारा बनता है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना, इसी को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल पर उत्तल लेंस द्वारा बनता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो दूरी होती है न्यूनतम जिससे हम किसी वस्तु को अस्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, आंखों में धूल जाने पर नेत्र श्लेष्मता या इसी को कंजंक्टिव कहते हैं हिंदी में, ये अंग सूजकर लाल हो जाता है। देखिए, जब कभी आंखों में कोई कीड़ा पड़ जाता है या धूल पड़ जाती है तो वो सूजकर उसका कौन सा अंग लाल हो जाता है, ये परीक्षा में आ सकता है। तो वो कौन सा अंग है? नेत्र श्लेष्मता या कंजंक्टिव। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ जो आंखों से संबंधित दोष होते हैं उसको देखते हैं। इससे भी प्रश्न अक्सर आते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। कभी कभी हिंदी में भी लिख कर आ जाता है मायोपिया क्या है, तो आपको जानना है हिंदी और इंग्लिश दोनों। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं दिखाई पड़ती है। वस्तु का प्रतिबिंब, इस दोष में, इस बीमारी में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, इसीलिए हमको नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसमें लेंस की क्षमता, गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, इसका निवारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निवारण ही अक्सर पूछता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अगला है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष क्या है? इसमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, नजदीक की नहीं। ओके, इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा होता है और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ध्यान रखिएगा, रेटिना के पीछे बनता है। ओके, चलिए अब अगला है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है? जरा दृष्टि दोष। इसमें ना तो निकट ना दूर की ही वस्तु दिखाई पड़ती है। इसका निवारण बाईफोकल या उभयोतल लेंस द्वारा किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख दोष हो गए और कुल मिलाकर प्रकाश में बस इतना ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इसके बाद एक पार्ट विद्युत का और उसके बाद एक पार्ट मिसलेनियस, यानी 2 वीडियो और आना है भौतिक विज्ञान के। उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान पढ़ लेंगे 1 हफ्ते के अंदर। और आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी परीक्षा अभी 1-1.5 महीने नहीं होने वाली है, कम से कम 1.5 से 2 महीने नहीं होने वाली है। हमने संविधान खत्म ही कर दिया है। तो जो लोग नए, जो हमारे व्यूवर हो, जो नए हमारे सब्सक्राइबर हो, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर लोअर पीसीएस जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने पूरा संविधान पढ़ाया है। आप लोग उस संविधान को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल @अमन स्टडी पॉइंट से जुड़कर इस सब की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।